हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से हम लोग उपस्थित हैं 6 क्लास का ज्योग्राफी SCERT की किताब में, है ना। तो आप सोच रहे होंगे थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है। देखिए, फाउंडेशन तरीके से पढ़िए, है ना। टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार अगर टाइम आपने लगाया तो फिर रिजल्ट लेकर ही आप आएंगे। इस तरीके से अगर एक बार हम लोग SCERT और NCERT अगर पढ़ लें तो फिर रिजल्ट होना तय है ना। जिस तरीके से देखते हैं आप, कभी कभी कुछ ऐसे गोताखोर होते हैं कि समंदर के तह में जाकर के मोती चुन के लाते हैं, है ना। वैसा बनना पड़ेगा आपको। अपनी जो अंदाज है, अपना जो तरीका है, आपको उसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? अब साधारण तरीके से आप चाहते हैं कि लुसेंट टाइप से पढ़ लें, है ना, 10 विद्यार्थियों के बीच में ग्रुप में बैठ करके पढ़ लें, तो ये तैयारी आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तैयारी? आप अध्ययन करने से क्यों डरते हैं? अंततः बाद में आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। तब तक आपके जीवन से 5 साल का टाइम निकल जाएगा। 5 साल का टाइम जो है वो निकल जाएगा। और इतना याद रखिएगा, PCS सिविल सर्विस बनने के लिए आपको सबसे पहले किताबों पर ध्यान देना पड़ता है, सटीक किताबों पर। किसी के नोट्स पे मैं नहीं, किसी का नोट्स मत पढ़िए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो किसी का नोट्स मत पढ़िए। हम लोग खुद अपने विद्यार्थियों को जब पढ़ाते हैं तो कभी नहीं कहते हैं कि हमारे नोट्स पे ज़्यादा भरोसा करना। कहने वाले कहते होंगे, है ना, कहने वाले कहते होंगे, है ना, लेकिन किताबों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात की जाती है। NCERT और टेक्स्ट किताबों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात की जाती है, क्योंकि हम लोग भी जो नोट्स तैयार करते हैं, दुनिया का कोई भी टीचर अगर नोट्स तैयार करता है तो संदर्भ यही सब तो होता है ना, संदर्भ यही सब होता है। हम लोग जब PhD के लिए और रिसर्च और आर्टिकल जो लिखते हैं, है ना, आर्टिकल जब हम लिखते हैं तो 15, 12, 10 किताबें रखते हैं ताकि उसका संदर्भ लेते हैं हम लोग। पढ़ने के बाद अपना एक आर्टिकल होता है 3-4 पन्नों का, है ना। पढ़ने के बाद ही अध्ययन करना पड़ता है। जितने भी विद्यार्थी आपको सिविल सर्विस BPSC में जो STM बनते हैं, DSP बनते हैं, है ना, पहले की बात छोड़ दीजिए। पहले तो लुसेंट को अगर रट लिया जाए तो लोग PT कंप्लीट कर लेते थे, है ना। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कंप्लीट किए हैं और फाइटर भी हुए हैं। लेकिन अभी जो चैलेंज है BPSC के द्वारा, जो चैलेंज है UPSC के द्वारा, जो चैलेंज है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, है ना, उस चैलेंज को फिलफुल करने के लिए आपको SCERT और NCERT पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। क्यों ना, सारे लोग बोलते हैं क्यों ना एक बार पढ़ ही लिया जाए, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें और कॉपी पर लिखे कि आपने क्या देखा। इसकी तुलना दादा दादी की कहानियों से करें, दादा दादी की कहानियों से करें। आपको पता है, आप लोग दिए होंगे, CDPO का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो CDPO के मेंस में एक प्रश्न पूछा हुआ था, है ना। प्रश्न ये था कि आज के ज़माने में जैसे लड़कियां पढ़ी लिखी हो जाती हैं तो संयुक्त परिवार में रहना जो है वो पसंद नहीं करती। संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती है। वह अपना खुद का परिवार बसाना चाहती है, बनाना चाहती है, जिसमें उसका खुद का पति हो, है ना, और उसके बच्चे हो। यानी कि संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है वो टूटता हुआ दिखाई देता है जब लड़कियां पढ़ लेती है। तो इसका एक पक्ष भी है, सकारात्मक भी है, और एक पक्ष नकारात्मक भी है। लेकिन यही हम लोग दक्षिण भारत में जब जाएंगे तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में संस्कृतियाँ गजब का दिखेगा। दक्षिण भारत में सारे लोग, साउथ फिल्म देखिएगा, सारे परिवार के लोग इकट्ठा रहते हैं एक ही जगह। उसका फ़ायदा बहुत है, बहुत फ़ायदा है। लेकिन उत्तर भारत में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, ये जो रिलेशन है, दादा दादी, नाना नानी, है ना, सासुर ससुर का जो रिलेशन है वो टूटता हुआ नज़र आता है। और वो तुरंत शादी करती है और अपने पति को लेकर के, अगर सरकारी नौकरी अगर है, वो अगर लड़का सरकारी नौकरी में है तो तुरंत 9, 2, 11 हो जाती है। लेकिन जब उसके बच्चे होते हैं,
जब उसके बच्चे होते हैं तो उस बच्चों में पता है क्या क्या कमियां पाई जाती है, नैतिकता का, बौद्धिकता का, शारीरिक और मानसिक, ये सारे प्रॉब्लम उस बच्चे में पाया जाता है। क्यों? आप जरा सोच के देखिए, जब सारे परिवार इकट्ठा रहते थे तो जब छोटा बच्चा घर में रहता था तो हमेशा अपने दादा दादी, नाना नानी इनके साथ में वो सोता था, और दादा दादी और नाना नानी राजा रानी की कहानी सुनाते थे। ये राजा रानी की कहानी सुनाकर के इस बच्चे का नैतिकता का निर्माण किया जाता था। लेकिन ये जो स्थान जो है, अब ये स्थान किसने ग्रहण कर लिया? मोबाइल ने, गेम ने। अब वो अपना खेल भी है ना जमीन पर दौड़ करके नहीं करता, वो अपना गेम मोबाइल में ही है ना और टीवी में ही अपना कर लेता, प्ले कर लेता है। अब उसको कोई कहानी सुनाने वाला दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है। अब वो कहानी सिर्फ अपना नेटवर्क, मोबाइल इस सब से इस्तेमाल करके सीखता है ना, जिसकी वजह से उस बच्चे में नैतिकता का निर्माण है ना, एक अच्छे जो संस्कार होता है उस संस्कार का निर्माण नहीं हो पाता है ना। और उस बच्चे का हमेशा देखिएगा, कभी आंखें खराब है ना, तो कभी बहुत सारा प्रॉब्लम है, शरीर तंदुरुस्त नहीं है, इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब है, बहुत सारा चीज़ें हैं। इसलिए आपको थोड़ा दुनियादारी की चीज़ें भी है ना जानते रहना पड़ेगा। अगर आप कमीशन का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कमीशन की कर रहे हैं है ना, जीएस की बात कर रहे हैं, जो जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाए। मेरा पर्पस पीसीएस का है ना, तो पीसीएस में अगर आप पढ़ लेते हैं, जैसे अधिकतर देखिए हमारे यहाँ विद्यार्थी कुछ थे बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, तो उनको दारोगा के लिए तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करना नहीं पड़ा। क्यों? इतना ना पढ़ चुके थे, वो लोग फाइट कर गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं है ना। तो यहाँ पर कहता है कॉपी पर लिखें, और देखिए इसकी तुलना जो है दादा दादी की कहानियों में सुने। दादा दादी ये सारी कहानियाँ पुराने जब आप छोटे बच्चे होंगे तब वो सुनाया करती होंगे। आज के ज़माने में शायद वो नहीं मिल पाएगा। किसी किसी जो परिवार बहुत ही प्रगतिशील है, अच्छे विचार के लोग हैं, आज भी सारे लोग संयुक्त रूप से रहते हैं। बाकी बहुत ऐसा कारण है अलग हो जाने का, खैर छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत और अंधविश्वासों से। शोर समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकले। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? कहता है कि जो खगोलीय जो घटना यहाँ पे घट रही है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना। बड़ी गलती हो गई गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो जो दृष्टिकोण था ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण था है ना, लेकिन जॉर्ज मतलब कहें तो जो धर्म के जो ठेकेदार थे, जो ये मान्यता पूरी दुनिया में पूरी लोगों को फैलाया था, उस मान्यताओं का खंडन किया, नक्षत्रों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, जिसके वजह से गैलीलियो को फांसी की सजा हो गई थी है ना। एक ज़माना था, जैसे हम लोग भारत की बात करी ना, भारत में अब सारे लोग सबसे ज़्यादा अंधविश्वास का खंडन करते हैं। एक तरीके से अंधविश्वास का खंडन भी हो रहा है और दूसरे तरीके से क्या है, धर्म 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 है ना, अंधविश्वास 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 दोनों चीज़ें चलती है। ये जो अंधविश्वास है खत्म कब होगा? जब आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कब आएगा? जब आप है ना शिक्षा ग्रहण करेंगे। जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, और शिक्षा कैसा, हम लोग तभी शिक्षा कैसा ग्रहण कर रहे हैं? कंपटीशन को फाइट करने के लिए। कंपटीशन को फाइट करने वाला बंदा सिर्फ कंपटीशन को फाइट करता है। लेकिन पीसीएस और यूपीएससी बीपीएससी की बात हम इसलिए करते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले दुनियादारी की समझ रखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जो है वो व्यवहारिक पूछा जाता है। व्यवहारिक प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक होती है मेंस में, और जब तक उनको व्यवहार का नॉलेज नहीं होगा वो कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं है ना। तो यही सब चीज़ें कहता है कि परंपरागत है ना जितने भी है ना जो अंधविश्वासों में ये है कि हम लोग भी बचपन में सुने थे कि जो ज़मीन है ना वो शेष नाग पर टिका हुआ है। पढ़ने के बाद समझ में आया कि वो कितना गलत पढ़ाया होगा। सोचिए,
हमारा जो एक, हम इसकी गलत मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोचिए कि पूरी दुनिया में आप सबसे ज़्यादा एजुकेशन के मामले में पिछड़ क्यों गए? क्यों पिछड़ गए? पहले पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके भारत में आते थे, हैं? और अब जो है आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोलंबिया जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, विदेश में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आखिर भारत में वो कैसा सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम कैसा था जब पूरी दुनिया आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती थी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर खत्म हो गया और मात्र कुछ मुट्ठी भर लोगों ने क्या सिखाया, है ना, धार्मिक एजुकेशन देना शुरू किया, जिसमें कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, जिसमें ये सिखाया गया, है ना, कि ब्रह्मा के मुख से क्या होता है, मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब वो सब बताया, आप भी जानते होंगे, है ना। तो आप, हम लोग चतुर्वर्ण पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बातें स्पष्ट दिखाई देता है। वहाँ से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इन लोगों ने क्या कर दिया, स्वार्थ के कारण हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो गई। और हमने सबसे ज़्यादा, और दूसरी बात तो छोड़िए, दूसरी बात ये था कि जब भी कोई राजा बैठा गद्दी पर बैठने के बाद हर राजा किसी न किसी धर्म के अनुसार ही काम करता था, जिसके वजह से एजुकेशन फला फूला नहीं। अंग्रेजी सरकार की हम लोग बात करते हैं, है ना, तो अंग्रेजी सरकार ने सबसे ज़्यादा किस पे ज़्यादा ध्यान दिया? अंग्रेजी सरकार ने सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस किया था, लेकिन वह अपने फ़ायदे के लिए एजुकेशन पे फोकस कर रहा था। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय नेता जो यहाँ से चले गए थे विदेश में, वो कैसा शिक्षा ग्रहण करते थे? कोलंबिया जाकर के पढ़ाई किया, ऑक्सफोर्ड में जाकर के पढ़ाई किया। जवाहरलाल नेहरू को देखिए, राजेंद्र प्रसाद को देखिए, यहाँ तक कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी देखिए। सारे लोग विदेश में पढ़े और विदेश में पढ़ने के बाद हमारे भारत में आते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसकी तुलना उस जमाने में समकालीन समय में दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से किया ही नहीं जा सकता था। बौद्ध, जैन, ये कमाल का धर्म होता है। उस समय में हमने ये कहा था कि राजाओं ने इस धर्म को प्रश्रय नहीं दिया, और आज भी वर्तमान समय में जो आपका तत्कालिक सरकार है, वो भी एजुकेशन पे क्या फोकस करती है? अगर एजुकेशन पे फोकस कर देगी तो सारे लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे। सारे जो बेवकूफ़ लोग जो हैं वो पढ़ लिख करके होशियार हो जाएंगे, और वो भी अमेरिका की तरह करने लगेंगे। रास्ता पे रोक के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा कि बताओ तुमने ये कहा था, अब क्यों नहीं कहा? जिस तरह से आप देखते हैं गांव में मुखिया लोग जब रोड से जाएगा तो तुरंत कोई भी साधारण से साधारण आदमी तुरंत रोक करके बोलेगा, न काम करिएगा, सोचिए आपका क्या हाल कर देंगे। क्या बात है यार, लोकतंत्र की असली उद्देश्य तो वहाँ हमें समझ में आता है। कंधा पे कुदाल लिए रहेगा और कहेगा मुखिया जी रुकिए, मेरा काम नहीं किए। जहाँ वो टेढ़ बतिया है बोलेगा कि हम आपको सब दिखा दे, हम आपको औकात दिखा दे। सोचिए, अगली बार आपको जितने हम देंगे, बहुत सारी बातें हैं, है ना। ये मुखिया का जो अधिकार होता है और वहाँ के रहने वाले जो गांव के लोगों का जो अधिकार है, सेम टू सेम वही तो है। भारत के क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं और प्रधानमंत्री के बीच में रिश्ते क्या हैं। लेकिन अगर रोड पे प्रधानमंत्री जाएं तो क्या आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, है ना। कोरोना के काल में क्यों बंदी किया गया, क्यों कोरोना के समय में इंजेक्शन दिलवाया गया? कोई भी आदमी सवाल पूछा नहीं। लेकिन ब्रिटेन में जाइए, अमेरिका में जाइए, गवर्नमेंट को अपनी जनता को जवाब देने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए थे। तो ये सब चीज़ें होता है, ये सब क्या हो जाएगा? एजुकेशन। और यही चीज़ें कहना चाह रहा है
है ना, कहता है कि परंपरागत अंधविश्वासों में, है ना, खत्म करिए। कैसा दृष्टिकोण है, भौगोलिक घटनाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। पूछा गया सवाल है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पे, तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, सीरस है। सीरस, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रहों का नाम सीरस है। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है आपसे, है ना। ग्रहों का नाम है, यहाँ पर ग्रहों का नाम है और दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का जो स्थान है क्या हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, कौन, वरुण। 8 उपग्रह हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए घूर्णन समय देखिए और परिभ्रमण समय देखिए और उपग्रहों की संख्या, ये डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर कहता है कि बुध का घूर्णन समय कितना दिन का होता है, तो घूर्णन समय इसका हो जाए, सबसे कम समय होगा इसका, है ना, सबसे कम समय नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 58.6 दिन का है घूर्णन समय और परिभ्रमण समय कितना है, 87.97 दिन का हो जाता है। और बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध का घूर्णन समय 58.6 दिन का है और परिभ्रमण समय 87.97 दिन का है। परिभ्रमण और परिक्रमण हम दोनों ये चीज़ें हम लोगों ने समझा है ना। जैसे परिभ्रमण का हम लोगों ने क्या समझा, यह किसी वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना ही, अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। और परिक्रमण की अगर हम लोग बात करें तो परिक्रमण क्या है, किसी वस्तु का किसी बाह्य भाग में घूमना। जैसे जितने भी ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्या होता है, परिक्रमा होता है। और परिक्रमण के वजह से क्या होती है, ऋतुएं बदल जाती है और ये परिभ्रमण के वजह से दिन और रात होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा ग्रह है वह शुक्र हो जाता है। शुक्र का घूर्णन समय यहाँ पर 243 दिन का है। कितना दिन का, 243 दिन का। और यहाँ पर परिभ्रमण इसका समय है 224.7 दिन का। और इतना भी याद रखिएगा, मात्र 2 ही उपग्रह है, बुध और शुक्र, जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी की अगर बात करें तो सूर्य के दूरी के क्रम के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका स्थान क्या है, दूरी के स्थान पे तीसरा स्थान हो जाएगा। और यहाँ पर है ना घूर्णन समय कितना है, लगभग 1 दिन का, यानी कि 23.9 घंटा का, 24 घंटा का मान लीजिए, है ना। और यहाँ पे परिभ्रमण जो समय है 365.3 दिन का हो जाता है। लेकिन इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। उसके बाद यहाँ पर मंगल ग्रह को देखते हैं और दूरी के आधार पर इसका चौथा स्थान है मंगल का। और यहाँ पर घूर्णन समय इसका 24.6 घंटे का है, 24.6 घंटे का है। क्या चीज़, घूर्णन समय। और यहाँ पर परिभ्रमण समय देखिए 687 दिन का है, 687 दिन का, किसका, मंगल का। और मंगल के पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस भी बोलते हैं इसको, है ना। उसके बाद देखिए बृहस्पति, जो दूरी के आधार पर इसका स्थान 5वां है बृहस्पति का। और बृहस्पति का घूर्णन समय 9.9 घंटे का है, 9.9 घंटे का है। और परिभ्रमण समय 11.86 वर्ष का है। वर्तमान में अभी जो डाटा आप देखिएगा तो इसके पास, है ना, बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हो जाता है, 95। और यहाँ पर हम लोग दूरी के आधार पर शनि का जो स्थान है वो 6ठा हो जाएगा। और इसके पास घूर्णन समय 10.3 घंटे का है।
10.3 घंटे का है और परिभ्रमण समय 29.86 वर्ष का है। इसमें 62 उपग्रह दिखाया है, लेकिन वर्तमान में आप देखिएगा, है ना, तो 145 उपग्रह हो जाते हैं, प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूरी के आधार पर क्रम में इसका 7वां स्थान है अरुण का, और इसका घूर्णन समय हो जाएगा 16.2 घंटा, 16.2 घंटा हो जाएगा। और यहाँ पर इसका परिभ्रमण समय हो जाएगा 84.01 वर्ष हो जाएगा, वर्ष। और इसके पास उपग्रहों की संख्या कितना है? 27 है। इसके पास उपग्रहों की संख्या 27 है। उसके बाद हम लोग अंतिम उपग्रह करेंगे नेपच्यून, जिसको हम लोग वरुण बोलते हैं, और इसका घूर्णन समय 18.5 घंटे का है और परिभ्रमण समय 164.80 वर्ष हो जाएगा, जिसके पास उपग्रहों की संख्या कितना है? 13 है। तो ये डाटा आपको याद रहना चाहिए। डाटा याद रहेगा, है ना, जो पढ़ना है उसी वक्त पढ़िए। कहा जाता है ना कि जब आपको मौका मिले पढ़ने का तो खूब दबा के पढ़िए, इतना पढ़िए कि लगे आपको खुद सेटिस्फाइड आप हो कि हमने पढ़ाई किया है। नहीं पढ़ना है तो फिर बिना मतलब का टाइम पास मत करिए, है ना, ज़िंदगी टाइम पास की तरह हो जाएगी। अगर पढ़ने आए हैं पटना में, दिल्ली में पढ़ने आए हैं तो खूब पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो ज़रा सोच के देखिए आपके माता पिता का प्रत्येक महीने में 5 से 6 हज़ार रुपया जो खर्च होता है, अगर आप लेना बंद कर दें तो अपने घर में वो सबसे बेहतर काम कर सकते हैं, है ना, सबसे बेहतर काम कर सकते हैं। अगर 5-6 हज़ार रुपये अगर आप लेते हैं तो उस अनुसार आप काम कर लीजिए। 1-2 साल में कोई भी कंपटीशन फाइट किया जा सकता है अगर सही तरीके से पढ़ाई किया जाए तो। ज़्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब आपके तरीके में प्रॉब्लम है, आपको सही गाइडलाइन नहीं मिला, आपको सही किताबें नहीं मिली, आपका माहौल सही नहीं मिला। कुछ चीज़ें तो है जो आपके जीवन में प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, है ना। देखिए लड़का लड़कियों की बात जो है ना, इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता अगर आप सही तरीके से, है ना, अपने जीवन को जी रहे हैं तो, है ना। ये मतलब जीवन में बुराई नहीं है, बाकी भले अच्छा बुरा जो है बस आपके विचारों में, आपके स्टाइल में प्रॉब्लम हो जाता होगा, है ना। बाकी कितने लोग हैं, है ना, साथ में रह करके फाइट करते हैं, पढ़ते हैं, और कितने लोग साथ में रह के सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप उस समय का, आप उस घड़ी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना। सब कुछ आपके हाथों में है। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी टीचर, कोई भी संस्था आपको आईएएस नहीं बना सकती जब तक आप नहीं चाहिएगा, नहीं बन पाइएगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नोट में, हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। पहले ग्रहों की संख्या 9 था, जिसमें 9वां ग्रह प्लूटो था, लेकिन अब क्या हुआ, इस ग्रह को निकाल करके शुद्र ग्रह में रख दिया गया। अभी ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है ना। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। दिख रहा है ना, ये तो आकाश गंगा का है, लग रहा है कि यह तारों का एक नदी है जो बह रही है ना। और यहाँ पर देखिए कहता है टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर के जल जाते हैं। जो जलता हुआ जो दिखाई देता है ना उल्का पिंड, ये आग उसमें पकड़ लेती है भयंकर रूप से, जिससे प्रकाश क्या होता है? उत्पन्न होता है। कई बार उल्का जो है पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, है ना। एक उल्का पिंड गिरा हुआ था, डायनासोर का जो सारा समूल जो था ना वो सब नष्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्रुव तारा, यह एक स्थिर तारा है। क्या है? स्थिर तारा है ध्रुव तारा। अब यहाँ पे देखिए, यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर, है ना, अवस्थित है। क्या है? पृथ्वी के। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ ही जाइए, ठीक रहेगा, है ना, है ना। जैसे में हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए,
ठीक, ये हमारा अर्थ हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा बीचों बीच जो लाइन देख रहे हैं हम लोग, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, है ना, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, है ना, इक्वेटर कहते हैं। और इसी लाइन को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, है ना, विषुवत रेखा कहते हैं। इधर का पट जो अब दिख रहा है, यानी कि पूरा जो गोला है, जब हम लोग इसमें आधा डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध हो जाएगा, है ना, अर्ध गोलाकार। तो ये हो जाता है उत्तरी, है ना, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। और ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, है ना, दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट मिलाने वाली जो रेखा है ना, ईस्ट और वेस्ट मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। ईस्ट से वेस्ट पोल के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और यही अक्षांश हमें दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है ना, ये अक्षांश। और ये देखिए, जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल के मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, ये जो दिख रहा है आपको, नॉर्थ और पोल की साउथ, नॉर्थ और साउथ पोल से, है ना, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं, है ना, दिख रहा होगा आपको, इसे हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, है ना। यानी कि ईस्ट, पूरब से पश्चिम मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, है ना। समझ जाइए, फिर आगे की क्लास में ना समझ में ज़्यादा मजा आएगा। और यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाली रेखा को हम लोग यहाँ पर देशांतर कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो आधा जो भाग दिख रहा है, यह आधा गोलार्ध है। और ये जो दक्षिण का पार्ट जो दिख रहा है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, ये उत्तरी गोलार्ध है। और 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के जब हम लोग नॉर्थ में जाते हैं, और यहाँ पर एक 23.5 डिग्री का अक्षांश आपको दिखेगा, है ना, यहाँ पर 23.5 डिग्री का, है ना, एक अक्षांश दिखेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आपको 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाता है। और जब हम लोग यही 23.5 डिग्री दक्षिण में जब जाएंगे, यहाँ पर, है ना, दक्षिण में 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री, इसी 23.5 डिग्री को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, है ना, मकर रेखा कहते हैं। रेखा भी हम लोग समझते चलेंगे, है ना, ताकि समझ में आए आपको। अब चलिए यहाँ पे क्या कहता है, अब आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, कहता है यहाँ पर, है ना, कि उत्तरी गोलार्ध में, अब आपको समझ में आ गया होगा, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है कौन, ध्रुव तारा, है ना। और विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। अब समझ में आ गया होगा, है ना, विषुवत रेखा भी समझ में आ गया होगा, है ना। क्या कहता है कि विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु जो जो हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, है ना, ध्रुव, आप इसको यहाँ पे समझ जाइए, है ना, यानी कि यहाँ से हम जो ये क्या है, ध्रुव हो जाएगा, है ना। जो हम ध्रुव पे पहुँचते हैं, है ना, क्या कहता है, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। और क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा, ठीक है। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, यह हमेशा कहाँ, उत्तरी दिशा में दिखता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है, यही ज्ञान करवाता रहा है ना, कौन, ध्रुव तारा। अब आगे बढ़ लीजिए, तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच क्या होता है, नजर आता है।
ऐसे समूहों की संख्या 12 है। ऐसे समूहों की संख्या कितना है? 12 है। और इसी समूह की संख्या जो 12 है, जिसको हम लोग राशि कहते हैं, राशि याद रखिएगा, जिसको हम लोग राशि कहते हैं। अब यहाँ पर आइए, राशि कौन कौन है ना, बाकी तो बहुत पढ़ना ही है। राशि कहते हैं, और इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। इसलिए हमारे भारत के जो ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि संतों के नाम पर ही 12 राशियों का नाम रख दिया गया है ना, और इन राशियों के नाम दिए गए। और ये नाम क्या है? मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, है ना। कन्या राशि वालों में बड़ा मतलब समझिए कि बहुत सारा चीज़ें दिखता है। अब ये जो भविष्य का जो दर्शन करने मतलब जो लोग करता है, जो राशिवासी देखता है, उन लोगों से पूछिए, बताएगा। तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और ये मीन राशि हो जाता है ना। राशियों की संख्या कितना है? 12। कौन कौन राशि? और सारे राशियों का नाम जो है ना, ये देखिए किसी न किसी आकृति के नजर आते हैं, और इन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम भी रखा गया। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, है ना। ये ऋषि मुनियों के द्वारा नाम भी रखा गया था। और बाद में वहीं नक्षत्र में हम लोग जब पढ़ेंगे तो नक्षत्रों में सारा जो नाम है वह देवी देवताओं के नाम पर ही रखा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको, है ना।